नमस्कार। मैं हूं कुमार श्रीकांत और आपका स्वागत है सत्यान्वेषी भारत में। राष्ट्रहित सर्वोपरि और सिर्फ न्यूज की तरफ से इस खास प्रोग्राम में आप सभी लोगों का, सभी दर्शकों का और सभी मेहमानों का स्वागत है। आज हम ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जिस मुद्दे पर इस वक्त वो सबसे बड़ा और सबसे गंभीर विषय है और उस मुद्दे पर चर्चा करनी अति आवश्यक है, क्योंकि हम लोकतंत्र में जीते हैं और भारत एक लोकतंत्र है। उस लोकतंत्र के चौथा स्तंभ जिसे कहा जाता है, यानी कि पत्रकारिता, और जो इस देश में अच्छे बुरे का ज्ञान भी कराती है, खबरों से आपको अवगत भी कराती है और खबरों की नापतोल भी करके आपको बताती है समय समय पर। मैं ये मान सकता हूँ कुछ अच्छे पत्रकार हो सकते हैं, कुछ बुरे पत्रकार हो सकते हैं, ये बात भी मैं मान सकता हूँ, लेकिन पत्रकार तो केवल पत्रकार होते हैं। आप भले उनको कह सकते हैं कि वो इस पार्टी के पत्रकार हैं या उस पार्टी के पत्रकार हैं, क्योंकि 2020 में ये शब्दावली नई गढ़ी गई और इस शब्दावली का भरसक प्रयास भी होता है। आज के दिन रिपब्लिक मीडिया समूह के प्रबंधक एडिटर इन चीफ जिस तरीके से अर्णव गोस्वामी को मुंबई से गिरफ्तार किया गया, बिना वारंट दिए हुए जिस तरीके से गिरफ्तार किया, जिस तरीके से उनको वहां से उठाया गया, मैं तो ये कहूंगा गिरफ्तार नहीं, जिस तरीके से उनको उठाया गया और फिर उनके साथ मारपीट की भी घटना आती है और उनके बेटे के साथ भी मारपीट की घटना आती है और उनको मुंबई पुलिस उठाती है। मुंबई पुलिस में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, वो व्यक्ति उनको उठाता है और लेकर जाता है और अभी भी पूछताछ चल रही है। तमाम पार्टियां इसके विरोध में हैं। कांग्रेस, जो भी विपक्ष में पार्टियां हैं, वो तो इसके मजे ले रही हैं। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और तमाम वो लोग इसके मजे ले रहे हैं। कुछ सबसे बड़ा मूर्खता की बात यह है कि कुछ पत्रकार भी इस घटना के तफरी के तौर पर इसे देख रहे हैं, लेकिन कुछ पत्रकार इसके विरोध में बात कर रहे हैं, वो ट्वीट कर रहे हैं और आज अभी जंतर मंतर पर और प्रेस क्लब में इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन भी हुआ। आते हैं अब सत्ता पक्ष पे। सत्ता पक्ष भी इसके खिलाफ लगातार ट्वीट कर रही है और ट्विटर पे ही वॉर छेड़ रही है। लेकिन क्या ट्विटर पे वॉर छेड़कर या वो देश के गृह मंत्री हों या राजनाथ सिंह हों या तमाम बीजेपी के स्पोक पर्सन हो और तमाम कुछ पत्रकार भी हैं और कुछ समाज सेवी संगठन के लोग भी हैं, टीवी पैनलिस्ट भी हैं जो हर टीवी में दिखाई देते हैं, वो भी इसके खिलाफ लगातार ट्वीट कर रहे हैं। और मामला, जिस मामले के तहत अर्णव गोस्वामी को गिरफ्तार किया, वो 2018 का मामला है। जो फाइल बंद हो गई थी, उस फाइल को रातों रात खोलना और ऐसे दिन जब पूरा मीडिया अमेरिका के चुनाव पर पूरा फोकस रखेगा, उस दिन गिरफ्तारी होना कहीं ना कहीं ये सोची समझी आप कह सकते हैं साजिश की तरह ही इसे देखा जा रहा है। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। एक बार उन लोगों का आपसे तारुफ करवाऊं, स्वागत उनका करवाऊं, फिर उसके बाद इस मुद्दे पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जनेंद्र प्रताप अर्कवंशी जी मौजूद हैं और सुभाषपा से हैं, सुहेलदेव पार्टी से हैं, अपनी बातों को लिबरल और सेकुलर तरीके से रखते हैं। हमारे साथ रचित सब लोग तंत्रा की तरफ से मौजूद हैं, यूट्यूबर हैं और यूट्यूब पे इनके लाखों दर्शक हैं, व्यूवर्स हैं और अपनी बातों को बिल्कुल सटीक अंदाज में सटायर के तौर पर, व्यंग्य के तौर में रचित जी कहते हैं। रचित जी, आपका भी स्वागत है। कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ चंद्रमोहन शर्मा जी मौजूद है। चंद्रमोहन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक सामाजिक चिंतक और विश्लेषक पीयूष पंत जी भी मौजूद हैं। पीयूष सर, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ सुरजीत दासगुप्ता सिर्फ न्यूज के एडिटर चीफ हैं। सुजीत सर, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर मीना व्यास पटेल है, सामाजिक और राजनीतिक चिंतक हैं और सबसे खास बात यह है मीना जी में कि मीना जी पूरे देश की राजनीति को मनोविज्ञान के चश्मे से देखती हैं और उनका चश्मा काफी बेहतर और बढ़िया है। हमारे साथ अनिरुद्ध जी भी मौजूद हैं। अनिरुद्ध जी बीजेपी के नेता हैं और तमाम टीवी चैनल्स पर मल्टीमीडिया पर्सनालिटी के तौर पर ये भी जाते हैं और बीजेपी का पक्ष रखते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं सुजीत जी के पास पहुंचता हूं। सुजीत जी, आप इस पूरे वाक्या को और इस पूरे घटना को किस तरीके से देखते हैं? कहीं ना कहीं लोकतंत्र पर ये काला अध्याय दर्ज होगा। छोटा सा मैं आपसे एक और मेरा सवाल है। इमरजेंसी के समय इंदिरा गांधी ने जब गोयनका जी से जब 36 का आंकड़ा लिया, तो केवल उनके प्रेस की बिजली काटी गई थी। उनके प्रेस के मतलब आप समझिए उस अखबार के तमाम एडिटोरियल प्रिंट के लोगों पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी, उनको घसीट कर जेल में बंद करने की कोशिश नहीं की गई थी। क्या ये अघोषित आपातकाल है? ये आपातकाल है कि नहीं? सुजीत जी, सवाल ये है। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार।
जो मुद्दा आपने उठाया है इसका सीधा संबंध लोकतंत्र से है, क्योंकि फोर्थ एस्टेट या पत्रकारिता हम जिसको कहते हैं, इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसकी भूमिका रहती है लोकतंत्र में। और ये सीधा लोकतंत्र पे और अभिव्यक्ति की आजादी पर बहुत गहरी चोट है, ये आघात किया गया है। और इसके लिए मैं समझता हूं कि हालांकि एक ऐसी एक अवधारणा बन रही है कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में जिस तरह से रिपब्लिक टीवी ने कवरेज दिया, शायद उसी का ये फॉल आउट है। लेकिन हम सभी को याद है कि सुशांत के मामले की शुरुआत से पहले भी एक बार आधे दिन से अधिक उन्हें पुलिस स्टेशन में गुजारना पड़ा था, अर्नब गोस्वामी को। और ये साफ तौर पे दिख रहा है कि देखिए, इससे पहले तो कम से कम 2014 तक मेन स्ट्रीम मीडिया एक तरह की हुआ करती थी। 2014 से जो है दो धड़ों में बट गई है। और एक जो वैक्यूम था, हम 90 के दशक से, मैं थोड़ा समय लूंगा श्रीकांत जी, क्योंकि यहाँ पर मीडिया का इतिहास बताना बहुत आवश्यक है। देखिए, 90 के दशक में जब केबल टेलीविजन का युग था, तो केवल एक प्राइवेट चैनल था दूरदर्शन के बाद। दूरदर्शन उससे पहले 80 के दशक तक उसकी मोनोपोली थी। 90 के दशक में एनडीटीवी की मोनोपोली हो गई, क्योंकि एनडीटीवी तब भी एक चैनल नहीं था, प्रोडक्शन हाउस था और स्टार न्यूज के लिए न्यूज बनाता था। एनडीटीवी के संपादकीय लाइन से हम सभी भली भांति वाकिफ हैं। तो उस जमाने में जो सरकारें हुआ करती थी, लगभग उसके पक्ष में एनडीटीवी अपनी बात रखती थी। जानबूझकर, चाहे भाजपा हो या संघ हो, उसके ऐसे प्रवक्ता बुलाए जाते थे जो कि कैमरा के सामने जिनका मजाक बन जाता था। और इस तरह से एक, आप समझ सकते हैं कि 2005 तक चला, यानी 90 का पूरा दशक और 2005 तक करीब करीब 15 साल। इन 15 सालों के बाद जब लोगों को यह महसूस हुआ कि एक पूरा वैक्यूम है, दूसरे पक्ष की बात कोई रख नहीं रहा है, तो उस मार्केट स्पेस को अर्नब गोस्वामी ने कैप्चर किया। टाइम्स नाउ उस समय, वो भी पहले एनडीटीवी में काम करते थे, तो टाइम्स नाउ के जरिए उन्होंने वो मार्केट कैप्चर करने की कोशिश की जो कि राइट ऑफ सेंटर पॉइंट ऑफ व्यू को रखेगा सामने। और इसीलिए शायद उन्होंने, चूंकि टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का मुंबई में नेटवर्क दिल्ली में नेटवर्क से बेहतर है, इसलिए उन्होंने अपना हेडक्वार्टर चुना कि वो ऑपरेट करेंगे मुंबई से, क्योंकि अधिकांश जितने लोग राष्ट्रीय समाचार कवर करते हैं वो सब दिल्ली में होते हैं। लेकिन अर्नब ने डिसाइड किया कि वो मुंबई से ही ऑपरेट करेंगे। ये जो उनका डिसीजन 15 साल पहले का था, आज उनको बहुत भारी पड़ रहा है, क्योंकि ये जब महाराष्ट्र का जो पिछला जो चुनाव हुआ, जिसमें सरकार कुछ बननी थी और बन गई कुछ और, तब से लेकर लगातार अलग अलग मुद्दों पर अर्नब ने बहुत ही एंटी शिवसेना, आईएनसी, एनसीपी ऐसा एक स्टैंड लिया है। और उसी का उनको खामियाजा भुगतना पड़ा जब उनको आधे दिन से ज्यादा पुलिस कस्टडी में बितानी पड़ी थी। इसके बाद सुशांत सिंह का प्रकरण आता है। हालांकि वो सबसे पहले पत्रकार नहीं थे जिन्होंने ये संदेह जताया कि शायद उस अभिनेता की हत्या हुई है। वो आत्महत्या नहीं है और उसे कोई डिप्रेशन वगैरह नहीं था। लेकिन चूंकि इतना बड़ा चैनल है उनका और इतना लोकप्रिय चैनल है, इसलिए सबने यही मान लिया कि सुशांत को न्याय दिलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण या सबसे बड़ी, सबसे जोरदार आवाज सुशांत सिंह राजपूत है। वहीं पर मैं मुंबई पुलिस के बारे में कहना चाहूंगा कि मुंबई पुलिस की भूमिका जो रही, चाहे सुशांत सिंह की तफ्तीश में हो या उससे पहले जो दिशा सालिया की मौत हुई थी उसकी भी तफ्तीश में हो, 50-60 दिन तक जो है कपड़ों तक की जांच नहीं की गई थी दिशा की। और उसके बाद यहाँ पर सुशांत की मृत्यु की खबर मिलने के 15 मिनट के अंदर उन्होंने इसे आत्महत्या भी घोषित कर दिया था। और उसका पता नहीं मेडिकल हिस्ट्री कहां से निकला, तुरंत बता भी दिया था कि डिप्रेशन की वजह से आत्महत्या हुई है। उसके बाद जो है 19 अगस्त तक ये लोग इंक्वेस्ट करते रहे इन्वेस्टिगेशन के बजाय। दोनों में अंतर यह है कि इंक्वेस्ट में आप केवल पूछताछ करते हैं, आप जांच नहीं करते। तो मुंबई पुलिस ने कोई जांच नहीं की। और उस बीच जो एक संदेह की उंगली उठ रही थी आदित्य ठाकरे के ऊपर, और उसी समय पर जो परमवीर सिंह हैं, जो मुंबई पुलिस कमिश्नर हैं, वो लगातार उद्धव ठाकरे के घर पे जाके हाजिरी दे रहे थे। ऐसे पुलिस फोर्स में मैं भारत के कई हिस्सों में रह चुका हूं और कई जगहों पर मैंने देखा कि ये हमारे
ओवरऑल मैं कहूं तो भारत की पुलिस जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। लेकिन जितना कॉम्प्रोमाइज्ड मैंने बंगाल में और महाराष्ट्र में देखा, इतना कॉम्प्रोमाइज्ड पुलिस मैंने कहीं पर नहीं देखा। करप्ट देखा है, करप्ट देखा है, इनएफिशिएंट देखा है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज्ड नहीं देखा है, जो कि एक तरह से जो सरकार होती है उसके भाड़े का टट्टू हो जाते हैं ये सारे जो पुलिस वाले हैं। और बिल्कुल उसी भूमिका में परमवीर सिंह से लेकर आखिरी कांस्टेबल तक उसी भूमिका में हमें दिख रहे हैं। और ये सीधी लड़ाई जो है, ये लड़ाई जो है उस आवाज को उठाने के खिलाफ ये लड़ाई है कि आपने ये कैसे हम पर शक किया कि हम शायद इस पर सुशांत के मामले में हमने जो है कोई नाइंसाफी की है। लेकिन सुजीत जी पत्रकारों का काम मूंगफली बेचना कब से हो गया? पत्रकारों का काम तो सवाल उठाना है, पत्रकारों का काम तो लोगों से, बल्कि अगर कोई हत्या हुई है तो उसके पीछे एंगल देखने का है। क्योंकि अगर आप भारत की पत्रकारिता का इतिहास देखिए तो पत्रकारों ने बहुत बेहतर और बढ़िया भी काम किया और बहुत सारी ऐसी खबरों को इन्वेस्टिगेट करके लाए हैं जो सरकार और संस्थाएं अलग बोलती हैं। तो अगर एक पत्रकार अपनी पत्रकारिता को कर रहा है, मेरा मानना है कि वो रवीश कुमार हो, राजदीप हो, या फिर बरखा हो, या कोई भी हो, राहुल कंवल ही क्यों ना हो, और अगर अर्णव गोस्वामी उस काम को कर रहे हैं, वैसी ही पत्रकारिता कर रहे हैं, वो थोड़ा विपक्ष से अलग पत्रकारिता मैं उसे कह सकता हूं। तो क्या उसके एवज में उनको उठाना, उनके परिवार पर मारपीट करना, उनके बच्चों को नुकसान पहुंचाना, ये जायज हो जाता है क्या? ये बात तो महाराष्ट्र सरकार कभी नहीं मानेगी कि हमने इस वजह से उनको उठवाया है। वो तो यही कहेंगे कि जो आपने कहा, जो फाइल बंद हो गई थी 2018 में, वही फाइल दोबारा खोली गई, वो तो इसी का बहाना मारेंगे, या फिर वो टीआरपी वाला केस बताएंगे जहां पे असल में बीएआरसी ने नाम लिया इंडिया टुडे का, और उन्होंने कह दिया कि नहीं, इंडिया टुडे की जगह रिपब्लिक का नाम लिया गया है कि ये लोग पैसे खिलाकर व्यूअर इकट्ठा करते हैं। तो ये एक बहुत पुराना तरीका है आपका। अगर कोई देखिए, पत्रकार लोग क्या होते हैं, जो संवाद करते हैं, वो जो समाचार लोगों तक पहुंचाते हैं, इसके अलावा उनको थॉट लीडर कहा जा सकता है। वो समाज के चिंतक भी होते हैं। तो चिंतक होने की वजह से किसी चिंतक का अगर बहुत नाम हो रहा है, उसकी बहुत लोकप्रियता बढ़ रही है, तो उसको नीचे गिराने का सबसे आसान तरीका है कि उसको बदनाम कर दो। तो बदनाम करने के लिए पुलिस से बेहतर हथियार और क्या हो सकता है? पुलिस से बेहतर हथियार नहीं हो सकता। पीयूष पंत हमारे साथ मौजूद हैं। पीयूष जी, आप इस पूरे वाक्य को किस तरीके से देखते हैं? फिर मैं कांग्रेस बीजेपी का पक्ष लूंगा और तमाम लोगों से पूछूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस पर केवल पत्रकार पहले अपनी राय रखें। पीयूष जी। नहीं, देखिए, इसमें सीधे सीधे मामला अपराध का है। जिस तरह से जो एक मामला जिसके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई थी और उसके आधार पर जो है कि पुलिस ने एक्शन लिया है, तो देखिए, मेरा ये मानना है कि क्योंकि वो मामला है और वो एफआईआर दर्ज की गई और जिसको बंद कर दिया गया था, उसकी बेटी के जो इंटीरियर डेकोरेटर थे, उनकी बेटी ने फिर से मई में एक एप्लीकेशन लगा दी कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई और कृपा करके इसको देखा जाए। तो उसमें जांच की उसने पुलिस ने, उसी के आधार पे जो है उन्होंने जो है उनके घर पे गए और उनको पकड़ा। तो ये मुझे लगता है कि ये मामला सीधे सीधे है और इसमें अर्नब को भी जो है पूरा कोऑपरेट करना चाहिए था। जो भी बात थी वो सामने आती और उसकी जो भी जांच है, जिस तरह से वो चाह रहे थे कि सुशांत सिंह वाले केस में जिस तरह से रिया चक्रवर्ती के खिलाफ जो जिस तरह से किया गया पूरा का पूरा, तो वो वही बात जो है आप भी करते, आप भी चुपचाप जाते और जो है कि आपको वो जो केस है वही कोई पत्रकारिता, आप पत्रकारिता की बात की जा रही है और जिस तरह से भाजपा के लोग हैं और मंत्री हैं, गृह मंत्री भी बात कर रहे हैं, मेरा तो मानना है कि पत्रकारिता का ये मामला ही नहीं है। क्योंकि देखिए, पहले तो अर्नब पीयूष सर आपकी बात में मान लेता हूं, मैं आपकी बात को ऊपर रखता हूं, लेकिन आपको पता है रिपब्लिक मीडिया से जुड़े हुए 2 लोगों को और गिरफ्तार किया गया था इससे पहले ही। 2 ऐसे लोग हैं जो रिपब्लिक पूरा नेटवर्क चलाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान था और उनको उनकी गिरफ्तारी जो हुई है वो तो इससे जुड़ी हुई गिरफ्तारी नहीं है। अब मुझे बताइए सर, सीधा सा सवाल है, उनकी इस मामले में गिरफ्तारी नहीं है, टीआरपी स्कैम में उनकी गिरफ्तारी नहीं है, वो जैसे ही कोर्ट से छूटते हैं पुलिस उनको दोबारा किसी और जुर्म में, किसी फॉल्स एफआईआर के जुर्म में जो है उनको गिरफ्तार कर लेती है। तो ये निरंकुशता है, ये क्या है सर? पीयूष सर, मैं मानता हूं अर्णव ने गलत किया, अर्णव ने किसी को आत्महत्या के लिए उकसाया, मैं आपकी बात को आगे रखता हूं,
लेकिन दो और लोग जो रिपब्लिक चलाना चाहते हैं, जो जो उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, उन लोगों की भी गिरफ्तारी क्या प्रकट करती है, क्या दर्शाती है? नहीं तो उसकी तो कोई न कोई उसमें कारण दिखाया गया होगा ना, गिरफ्तारी का। हाँ, हाँ, कारण दिखाया गया होगा निश्चित रूप से। हाँ, लेकिन दूसरी हाँ, बात ये भी होती है कि सरकारें हैं, जो प्रशासन है, हम्म, वो कारण निकाल लाता है। जैसे आप देखिए कि अच्छा, केंद्र सरकार भी जो हमारी है, वो बहुत हम्म, से लोगों के ऊपर जो उनकी आलोचना करते हैं, तो ईडी हम्म, की रेड करवा देते हैं, या इनकम टैक्स से हाँ, कोई केस निकाल लाते हैं पुराने। तो ये हम्म, जो सत्ता में लोग बैठे होते हैं, वो अपनी आलोचना पसंद नहीं करते। और हाँ, यहाँ ये भी बात ठीक है। हाँ, नहीं, एक आपकी एंगल बात ये मैं भी मान है। लेता हूँ। सत्ता मतलब सेंट्रल में जो बैठे लोग हैं वो अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं सत्ता करते। में तो और चाहे वो महाराष्ट्र स्टेट की हो, सेंट्रल चाहे में, महाराष्ट्र की सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं वो भी अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं करते, ये भी मालूम है। आपने कहा हाँ सत्ता वो में। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, कोई भी सत्ता में हो, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो। उत्तर प्रदेश का आप उदाहरण देख लीजिए, तमाम प्रशांत हम्म, कनौजिया का मामला ले लीजिए, वहां तो जेन्युइन केस था। वहां पे हम्म, टीपीटी किट का मामला देख लीजिए, सेडिशन हाँ, केस डाल दिए गए। तो हाँ, जो जेन्युइन पत्रकार है, जो जेन्युइन रिपोर्ट कर रहे हैं, जब उन पे ये एक्शन हो रहा है, तो यहाँ तो हम्म, अर्नब पत्रकार के रूप में ये केस है ही नहीं। ये तो एक हाँ। केस लेकिन है कि पीयूष सर, एक आपने। और मामला है द वायर के सिद्धार्थ वरदराजन के खिलाफ। यूपी पुलिस समन लेकर जाती है और 4 लोग होते हैं उसमें। एक एसआई होता है, 2 कांस्टेबल होते हैं और एक निचले दर्ज का सिपाही होता है। केवल वो उनके पास समन लेके जाते हैं। 160 पत्रकार से ज्यादा लोग उनको घेर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अर्णव के केस में आप देखिए कि पत्रकार जमात ही मजे ले रही है। ये आप किस नहीं तो तरीके से अर्नब, देखते हैं? आप ये मानते नहीं हैं कि तो पत्रकार बट रहे हैं? नहीं नहीं, बट नहीं रही, इसलिए कि अब अर्नब को कोई पत्रकार नहीं मानता। अर्नब अच्छा, जिस तरह की बातें करते हैं, अर्नब हाँ, अब एक जो है बिजनेसमैन है। अर्नब हाँ, पत्रकार थे जब वो एनडीटीवी में थे, जब वो टाइम्स नाउ में थे शुरू में, तब वो थे। हाँ, जब से हाँ, वो एक, अब जो है वो एक अपना चैनल चला रहे हैं, और वो हाँ, सत्ता के करीब है, वो सत्ता के लोगों के साथ करीब रहते हैं, उसका हाँ। फायदा उठा रहे हैं। अभी देखिए अरुण सुप्रीम पुरी कोर्ट को ने आप क्या कहा। पत्रकार नहीं मानते? अरुण पुरी को आप पत्रकार नहीं मानते? अरुण पुरी को पत्रकार नहीं मानते होंगे मुझे लगता है आप। नहीं, अरुण पुरी भी पत्रकार नहीं है, वो मालिक हैं, वो मालिक हैं, अच्छा, ठीक है, पत्रकार नहीं है। ठीक है, ठीक है। चलिए, मैं आपकी बात में आ रहा हूँ, अनिरुद्ध भाई आ रहा हूँ। लेकिन चंद्रमोहन भाई, चंद्रमोहन जी हमारे साथ हैं कांग्रेस से। चंद्रमोहन जी, ये वाकया क्या है सर? मान लिया उन्होंने सोनिया गांधी के बारे में अपशब्द कहे, उनको एंटीनो माइनो कहा, आप लोगों ने उठा के 18 घंटे उनसे तफ्तीश करी, पूछताछ किया, ठीक है। लेकिन अब चंद्रमोहन देखिए जी, कुमार भाई, अभी यहाँ पर हमारे मैं बीच में। चंद्रमोहन जी एक बात और क्लियर कर देता हूं। देखिए, मैं अर्णव गोस्वामी की पत्रकारिता के पक्ष में हूं या नहीं हूं, मैं उनके चीख चिल्लाहट के पक्ष में नहीं हूं। मैं ये क्लियर कर देता हूं, उनकी पत्रकारिता के पक्ष में नहीं, जिस तरीके से वो शो करते हैं मैं उसके पक्ष में नहीं। लेकिन मैं एक पत्रकार के तौर पर एक पत्रकार की बात कर रहा हूं। जी चंद्रमोहन जी। देखिए, मैं आपके जवाब दूं। हमारे बीच में आपने पैनल शुरू करने से पहले 2 पत्रकार का व्यूज दिया और दोनों पत्रकारों के व्यू के अंदर डिफरेंस आया। मैं अभी अपनी बात नॉर्मल वे में रखूंगा, कोई पार्टी पक्ष की नहीं रखूंगा। आपने पार्टी का जवाब मांगा, वो मैं बाद में दे दूंगा। देखिए, अभी आता है कि पत्रकारिता लोकतंत्र के अंदर चौथा स्तंभ है और एक ताकतवर स्तंभ है। पत्रकारिता का मतलब है लोकतंत्र को बचाए रखना। लेकिन 2 पत्रकारों की बात के अंदर एक पत्रकार, पहले वाले ने जो लोकतंत्र के अंदर एक पत्रकार को ये कहकर बिल्कुल क्लियर क्लीन चिट दे दी कि वो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के अंदर अर्नब गोस्वामी के साथ किया जाने वाला जो भी आज केस हुआ है उसके अंदर ये कमियां हैं। एक दूसरे पत्रकार जो हमारे और सीनियर है, बहुत मौजिब आदमी है, दोनों ही मौजिब आदमी है, उन्होंने पत्रकारिता के अंदर पत्रकारिता की ड्यूटी को निभाते हुए उसके अंदर किस कारण से क्या चीज हुई उस विषय को जोर देके पत्रकारिता की दिया। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन जो पैदा होता है ये आता है कि अगर सरकार और पत्रकारिता, अगर पत्रकारिता के अंदर सरकार इस तरह से लोभी ना बनने देगी और निष्पक्षता से पत्रकारिता तो करने देगी, तो इस तरह के क्वेश्चन पे डिबेट करने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि पत्रकार की कलम और पत्रकार के मुख की वाणी इतना दम रखती है कि उसको स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं पड़ती है। स्पष्टीकरण की जरूरत तब देनी पड़ती है जब उसका झुकाव किसी एक पक्ष की तरफ चला जाए, या सरकार जिसको एक पक्ष पे जो उसकी मुखबाणी कर रहा और उसी की तरफ देखे और जो मुखबाणी ना कर रहा उस पे क्रैश करे। अगर ये क्रैश सही है तो फिर क्रैश और भी इन 6 सालों में राजनीति के अंदर पत्रकारिता के ऊपर बहुत सारे पत्रकारिता पे हुआ। तो मेरा भी वक्तव्य खत्म होने दीजिए, फिर आप मेरे क्वेश्चन से क्वेश्चन उठाएगा। फिर और बहुत सारे ऐसे पत्रकार थे जिनके ऊपर कार्रवाई करी गई,
एक पत्रकार बेचारा, छोटा सा पत्रकार था यूपी का, जिसने सिर्फ एक ये दिखा दिया कि बच्चे नमक से रोटी खाई गई है, और उसको नमक से रोटी खाने की सजा इतनी मिली कि उसका घर से बेघर हो गया और उसको कई साल तक जेल में डाल दिया गया। उसके पास खाने पीने का, वो तो अर्नब गोस्वामी भी नहीं था। अर्नब गोस्वामी के पास तो इतना कुछ है कि अगर कुछ होता है तो उसके बच्चे पड़ जाएंगे। गोस्वामी जैसा व्यक्ति पकड़ा जा सकता है सरकार के खिलाफ बोलने पर, महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ बोलने पर, उस पर किसी का कसा जा सकता है, तो हम आप जैसे छोटे पत्रकारों को क्या होगा? उनको तो जब वही क्वेश्चन चाहेगी उठा के जेल के अंदर डलवा देगी। यही क्वेश्चन तो मैं उठाना चाह रहा हूं। मैं बेसिक क्या कहना चाह रहा हूं, मैंने अभी पार्टी प्रवक्ता की तरह बात तब करूंगा जब बीजेपी मेरे से कोई कटाक्ष लेगी और मैं उसका जवाब देने लगूंगा। अभी मैंने दो बुद्धिजीवियों की बात के तर्क का जवाब देना चाहा। अनिरुद्ध लो, एक मिनट, ठीक है, अनिरुद्ध से जवाब ले लेते हैं। अनिरुद्ध जी, ये कैसे और आप लोग क्या ट्विटर पे ही करेंगे क्या? ट्विटर ही आपके लिए रणनीति का मसाला है, मैंने ज्यादातर देखा है। अनिरुद्ध जी, पहले मेरा सवाल होने दीजिए। जो लोग आपकी बात करते हैं, नहीं, जो पत्रकार थोड़े बीजेपी माइंडेड होते हैं, मैं क्लियर कट बोलता हूँ, मुझे इसमें कोई शर्म आया नहीं है। जो पत्रकार बीजेपी माइंडेड होते हैं और जो लोग सोशल हर जगह जो है बीजेपी की बात करते हैं, जब लोग वो फंसते हैं या उस पर कोई कानूनी कार्रवाई होती, जब उनको पीटा जाता है, जब तमाम लोग उनको पीटते हैं, तो आप कहते हो ये तो पिट रहा है, हो इस पर तो ये हो रहा है, लोकतंत्र खतरे में है, ऐसा गलत हो रहा है, वैसा गलत हो रहा है। भाई साहब, मैं ये आपसे सीधा सवाल पूछता हूँ। अरविंद मतलब अर्णव गोस्वामी, मैं कहता हूँ चलिए बीजेपी की पत्रकारिता कर रहे थे, बीजेपी के लिए पत्रकारिता कर रहे थे, तो ये बीजेपी को साफ सूंघ गया है? बीजेपी को क्या हुआ है? देखिए, पहली चीज तो जो अभी लास्ट में आपने पूछा उसका स्पष्ट और साफ उत्तर देता हूं। किसी भी राष्ट्रभक्त व्यक्ति के प्रति कोई भी गलत कार्य करेगा उसको भुगतने के लिए तैयार रहें। महाराष्ट्र सरकार आने वाले 48 घंटे इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। अभी पीयूष पंत जी तमाम यहाँ पे कपोल कल्पना धकेल रहे थे, तो रवीश कुमार, निधि राजदान और क्या कहते हैं राहुल कंवल, राजदीप सरदेसाई, ये के केरोसिन तेल बेचते हैं, क्या करते हैं? ये तो सिर्फ पत्रकारिता के नाम पे दलाली करते हैं, सबको पता है ये लोग क्या करते हैं। ये पाकिस्तान की खबर को दिखाएंगे, नाटक नौटंकी करेंगे, सारी चीजें करेंगे, तो ये आपको नहीं समझ में आता है। और उसके बाद में कोई नस्ल अगर पाल घर की घटना उठाता है, सुन लीजिए, पाल घर की घटना उठाता है कोई पत्रकार, हम करें चिल्ला चोट करे चाहे जो करे, उसकी स्टेमिना है बोलने की, आपके अंदर स्टेमिना हो, बोलो। रवीश कुमार का भाई कांग्रेस से टिकट लड़ता है और बलात्कार का आरोपी है, तो महिमा मंडन करेंगे। उसके बाद निधि राजदान जो है, उनका वहां के अलगाववादियों का संबंध होता है, उनके ससुराल का, बहुत अच्छी पत्रकारिता करती हैं। उसके बाद में राजदीप सरदेसाई कैसी पत्रकारिता करते हैं, राहुल कंवल कैसी करते हैं। इंडिया टुडे के टीआरपी घटने लगती है, अगर सारी चैनलों की टीआरपी घटने लगती है तो उसमें अर्णव गोस्वामी क्या कर सकते हैं? अगर पत्रकारिता के बीच में लाइन किसी ने खींची है तो लाइन रवीश कुमार, राजदीप, राहुल कंवल, निधि राजदान, इन लोगों ने जबरदस्ती लाइन खींची है। ये लोग थे, जबरदस्ती की लाइन इन लोग खींचनी है। उसके पहले रहेगी कांग्रेस की बात। कांग्रेस ने क्या नहीं किया, 1975 में सेंसरशिप लागू कर दिया और आज पत्रकारिता की दुहाई दे रहे हैं। 2020 की बात कीजिए। पेपर क्या छपी आता था उसकी देख के आते हैं। अनिरुद्ध भाई मेरा नेट नहीं चल रहा है। अनिरुद्ध भाई मेरा नेट नहीं चल रहा है। एक सवाल पूछना था, राहुल गांधी, सोनिया, एक सवाल पूछना था अनिरुद्ध जी। अनिरुद्ध भाई मेरा नेट नहीं चल रहा। इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर कौन है सर? जी बताएं। इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर कौन है सर? मेरा नेट नहीं चल रहा, नहीं तो मैं पता कर लेता। बताइए। भाजपा का है आप? नहीं, भाजपा के नहीं, कौन है साहब है, उसमें दिक्कत क्या है? अच्छा, जावड़ेकर साहब क्या कर रहे हैं? आपको क्या है, मैं बता रहा हूँ। नहीं, पत्रकारों के माई बाप ने मुझे बताइए, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के अंदर तमाम टीवी चैनल, तमाम अखबार आते हैं और उनके हित अहित को सोचना भी तो चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ जी, फिर यही पत्रकार मत पीयूष पंत जी जैसे लोग चिल्लाएंगे नहीं अगर एक्शन होगा, और ये एक्शन होगा, ये तय है। ये सारी चीजें टेलीविजन पे चिल्लाया नहीं जाता है। अगर किसी राष्ट्रभक्त व्यक्ति के प्रति कोई देशद्रोही एक्टिविटी होगी उस पर चिल्लाया नहीं जाएगा। भाई देखो, इंदिरा राव की भी सरकार गई था, तब तो इंदिरा गांधी ये चीज चाहिए कि सरकार ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है और रहेगी परमवीर है। वही है जो कहते हैं पीयूष जी को ज्यादा पता है। अगर परमवीर का इंडियन पुलिस सर्विस के नाम पे सीधा दलाल है वो, उसको ये कहिए कि ठीक है रचित दलाल। ठीक है, एक मिनट मैंने बाकी लोगों को भी सुना। आ रहा हूँ चंद्रमोहन भाई, आ रहा हूँ चंद्रमोहन जी, मैं सबके पास आऊंगा प्लीज। और आप मैं आऊंगा देखिए। ठीक है अनिरुद्ध भाई, आप राहुल नहीं सिखाएंगे। अनिरुद्ध भाई एक मिनट पीयूष सर, एक मिनट। रचित जी,
आपने सुना, कांग्रेस बीजेपी सुना और 2 वरिष्ठ पत्रकारों को सुना जिनकी मन भिन्नता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, मैं तटस्थ होकर आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप इसे किस तरीके से, सीधा सवाल, सीधा सवाल। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस शिवसेना जो गठबंधन है महाराष्ट्र में, वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पूरा रक्षक है। उन्होंने आज तक कोई गलत काम नहीं किया है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि सुमित ठक्कर की तरह बेबी पेंगुइन कहने पर मैं जेल नहीं जाना चाहता हूं। तो इसलिए मैं पूरे डंके की चोट पर कहता हूं कि कोई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन महाराष्ट्र में नहीं हो रहा है। पहली बात तो ये। और दूसरी बात, जब हम बात करते हैं कि कौन सही पत्रकार है, कौन बिजनेसमैन है, कौन पत्रकारिता कर रहा है, कोई राष्ट्रवादी पत्रकारिता कर रहा है, कोई बीजेपी, कौन कांग्रेस, तो मैं पहले ये स्पष्ट कर देना चाहूंगा पूरे पत्रकार मंडल को कि तटस्थता आज के समय में कुछ नहीं होती है और कोई भी तटस्थ नहीं है, क्योंकि न्यूज चैनल्स तो रह ही नहीं गए हैं। अगर हम दूरदर्शन न्यूज को छोड़ दें, जो गोबर से खाद बनाने की विधि हमें बताता है, उसके अलावा कोई भी न्यूज चैनल्स नहीं रह गए हैं, व्यूज चैनल्स बन गए हैं। ये सभी पत्रकारों को स्वीकार कर लेना चाहिए, थोड़ी सी हिम्मत रखनी चाहिए और इस चीज को स्वीकार करना चाहिए कि केवल कौन सी न्यूज हम उठाएं, इसमें ही बायस अपने आप झलक जाता है। रवीश कुमार या कोई भी, किसी का भी नाम ना ले, लेकिन कोई भी व्यक्ति पालघर की घटना को कितने समय तक उठाता है, तबरेज अंसारी की घटना को कितने समय तक उठाता है, किस अनुपात में वो निकिता तोमर की घटना को दिखाता है और किस अनुपात में वो हाथरस की घटना को दिखाता है। तो वो कुछ बोले बगैर ही वो एक विचारधारा का हिस्सा हो जाते हैं। तो ये पत्रकार ये कहना छोड़ दें कि निष्पक्ष पत्रकारिता कुछ होती है। अगर अर्नब गोस्वामी अपना एक पक्ष रखते हैं तो वो रखें, बाकी सब भी रखते हैं, कोई भी इसमें अलग नहीं है। लेकिन जो आज के समय हो रहा है या जो आज की घटना हुई है उसमें, और भाजपा और कांग्रेस दोनों का ही हास्यास्पद प्रतिक्रिया इसमें है। और कांग्रेस की तो हम क्या बात करें कि किशोर कुमार के ब्रॉडकास्ट पर आपको याद होगा कि उन्होंने बैन लगा दिया था, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस की एक रैली में गाने से मना कर दिया था। मजरूर सुल्तानपुरी को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया था। तो उनका पुराना इतिहास है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का। तो इसलिए ये किसी को अब सोचने या विवेचना की आवश्यकता नहीं है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का गला घोटा गया है अर्नब के केस में या नहीं। इसके तकनीकी पहलू, लीगल पहलू हो सकते हैं, लेकिन ये कोई आपको बच्चा भी बता देगा कि यहाँ पर क्या हुआ है। ठीक है, जैनेन्द्र भाई, आपके भी फेफड़ों में दर्द हो रहा था, बोल लीजिए आप भी। जैनेन्द्र भाई, देखिए, सभी दर्शकों को पहले तो नमस्कार। मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, जो अपने अनिरुद्ध भाई हैं उनको अभी तो मेष लगेगी, क्योंकि ये चैनल में भाजपा के एक नेता ही सहयोगी थे। और दूसरी चीज की, भाजपा के शासनकाल में जो प्रेस की आजादी की रैंकिंग है वर्ल्ड वाइड, उसमें 140वें नंबर पे आ गया है 127वें नंबर से। तो अब इनको खुद सोचना चाहिए इनके शासनकाल में किन किन लोगों के ऊपर हुआ है। मैं पूरी आपको एक लिस्ट बताता हूँ। सिद्धार्थ प्रशांत कनौजिया, केटी बांगरे, अश्विनी सोनी, ओम शर्मा, विशाल आनंद, नेहा दीक्षित, जुबैर अहमद, सुभाष राय, पवन चौधरी, विजय विनीत, मनीष जी, ठीक है, इतने लोगों और इनके अलावा और छोटे मोटे पत्रकार जो जिला स्तर के होते हैं उनके ऊपर FIR की गई। उन सबके ऊपर FIR केवल उनकी पत्रकारिता के लिए की गई। लेकिन जो आज अर्नब गोस्वामी को उठाया गया है वो एक आपराधिक मुकदमे में उठाया गया है। वो मुकदमा 2018 में लॉन्च हुआ था। 2019 में पुलिस ने अपनी तरफ से खुद क्लोजर रिपोर्ट डाल के उस मुकदमे को बंद किया था। और आज मई 2020 में जो अनंत नाइक है उनकी बेटी ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री से अपील की थी और उसके बाद मई 2020 में ही महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने इसकी जांच के दोबारा से आदेश जारी किए थे। आज केवल पुलिस उनके यहाँ पहुंची है। और अगर आप कह रहे हैं कि कोई पुलिस किसी अपराधी को पकड़ने, अभी अपराधी नहीं है वो, अभी केवल अभियुक्त है। अभियुक्त को पकड़ने जाती है और अभियुक्त बैठ जाता है तो पुलिस उसको उठा के ले जाएगी या फिर उससे हाथ जोड़ के बोलेगी भैया चलो वहां पे तुम्हें चाय पिलाने ले जा रहे हैं हम, चलो होटल में पार्टी देंगे। क्या करेंगे? जवाब दीजिए जरा। ठीक है 20 सेकंड। रचित जरा जवाब दीजिए। जी, मैं वही कह रहा हूं कि आज तक कितने ऐसे एडिटर इन चीफ को पकड़ा गया है। बरखा दत्त के टेप्स क्या जैनेन्द्र जी ने सुने नहीं है?
क्या हमें पता नहीं है कि किस तरह के अपराध पत्रकारिता के छद्म रूप में किए जाते हैं? तो आज अगर अर्नब गोस्वामी को पकड़ा जा रहा है और ये लीगल कर रहे थे जो आप बता रहे हैं, और 2000 से आपकी भी सरकार है, अगर आपको लग रहा था कि पुराने किसी ने क्राइम किया हुआ है तो उस क्रिमिनल को पकड़िए। हमारी सरकार नहीं, अनिरुद्ध जी की सरकार है। ये पत्रकारिता का मामला नहीं है, ये आपराधिक केस है किसी की आत्महत्या के लिए। देखिए, हमारी सरकार नहीं है, हम राष्ट्रवादी और हिंदुत्ववादी हैं, हमारी सरकार नहीं है। और ये हमारी जो लड़ाई है वो भाजपा से भी उतनी ही होगी जितनी कांग्रेस के होगी। जो राष्ट्रवाद के इंसान राष्ट्रवादी है, राष्ट्रवादी नहीं है अगर कोई कांग्रेस में है। आपकी पार्टी से ज्यादा भाजपा से ज्यादा जो आजादी की लड़ाई है उसमें कांग्रेस का भी योगदान है, और बाकी इस हिंदुस्तान के हर बच्चे के और आदमी के योगदान है। वीरेंद्र भाई, हम उन मुद्दों पर नहीं जाना चाहते। सुजीत जी 20 सेकंड, सुजीत जी 20 सेकंड। इस शब्द को मत बताइए कि कोई राष्ट्रवादी नहीं है। वीरेंद्र रुकिए, सुजीत जी 20 जनेन्द्र सेकंड। जी, आप जो लिस्ट पढ़ के सुना रहे थे वो किस चीज की लिस्ट है? कौन सी वाली? अभी जो आप नाम गिनवा रहे थे, पत्रकारों की गिरफ्तारी के लिए जो नोटिस जारी किए थे सरकार ने, उस चीज की लिस्ट है। ओके जी जी, देखिए ये जो है 20 सेकंड में कहने वाली बात नहीं है। ठीक है, कोशिश कीजिए 20 सेकंड। रचित जी ने जो कहा कि दो बातें बहुत मुख्य तौर पे उन्होंने कही। एक तो ये कि आज के दिन में न्यूट्रल कोई नहीं है, तटस्थ कोई नहीं है, ठीक है। दूसरी बात यह है, उन्होंने वो भी ऐसे केसेस गिनवा दिए जो कि महाराष्ट्र सरकार ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हुए जिनको गिरफ्तार किया, चाहे बेबी पेंगुइन कहने पर हो या किसी भी और कारण से हो। लेकिन यहाँ पर तो केवल बेबी पेंगुइन जैसा कटाक्ष करने की बात नहीं है, यहाँ पर तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात हुई है। और ये तो हास्यास्पद बात है कि मुझे लगता है मुंबई पुलिस का ये डिप्रेशन जो है ना, जो सुशांत के केस में उसने फ्लोट किया था कि ये सुशांत को डिप्रेशन था, ये डिप्रेशन उनका कोई फेवरेट शायद पेट थ्योरी है। ठीक है, तो ये नहीं क्यों एक मिनट डिप्रेशन को लेकर 2018 के केस के बारे में मैं कह रहा हूं कि चाहे वो किराए का मकान हो या खरीदा हुआ मकान हो, टाइम पे पैसा नहीं मिलने पर कोई डिप्रेस्ड होकर सुसाइड कैसे कर सकता है? ये किस तरह का? डॉक्टर मीना व्यास पटेल, डिप्रेशन की आप डॉक्टर भी हैं, डिप्रेशन ठीक करती हैं, लेकिन इस केस को किस तरीके से देख रही हैं आप, मीना जी? जी श्रीकांत जी, मैं बिल्कुल ये सब पैनलिस्ट को सुन रही हूँ, और मैं सबके सामने ये बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से पत्रकारिता के ऊपर सब लोगों के अपने अपने ओपिनियंस है, सुने मैंने, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि डिप्रेशन होने वाली बात है ये। हेलो, हाँ सुन रहा हूँ मैं, बोलिए ना प्लीज, आवाज आ रही है। जी हाँ जी, पालघर का मामला था, कंगना का मामला था, और सुशांत के मामले में जिस तरह से जो भी अर्नब गोस्वामी ने मुद्दा उठाया और जिस तरह से डिटेल में सारी चीजों को पब्लिक के सामने रखा, पर उसी का ही नतीजा साफ दिख रहा है कि यही डिप्रेशन उनको आज इस तरह से उसके घर में जाके उसके फैमिली के साथ जिस तरह से बिहेवियर, हमने वीडियो भी देख रहे हैं, मैं सुबह से देख रही हूँ कि ये सब जिस तरह से हो रहा है, मैं पूरी तरह से स्पष्टता से कहना चाहती हूँ कि ये लोकतंत्र का हनन ही है और कुछ भी नहीं है। ये मानसिकता ऐसी है महाराष्ट्र सरकार की और पुलिस। मीना जी, मैं क्योंकि मेरे साथ संजय कश्यप जी भी जुड़े हैं, मैं उनसे कानूनी पक्ष लूंगा, लेकिन मीना जी आपसे एक और सवाल है, क्या पत्रकारों के साथ होने का ये शगल स्टार्ट हो गया? मतलब अब कि क्या ये ऐसा समय हो गया है जब सरकारें, पत्रकार उनके विरोध में बात करेंगे, उनके विरोध में लिखेंगे तो उन पर कानूनी कार्रवाई होगी, उनको उठा लिया जाएगा, उनको दंडित किया जाएगा, और बिना वारंट, बिना सबूत के पुराने से पुराना, गड़े से गड़े मुर्दे खोदे जाएंगे और उनको निकाला जाएगा और लाकर खड़ा कर दिया जाएगा। मीना जी, ये श्रीकांत जी, पूरा डर का माहौल क्रिएट किया गया है और हो रहा है, हो भी रहा है कि कोई सच नहीं बोलेगा, कोई सच नहीं बोलेगा। उसकी सच बोलने से अगर जो इस लेवल के बड़े लेवल के पत्रकार जो जिनका इतना बड़ा पूरा प्लेटफॉर्म है और उनके साथ जो अगर इस तरह से हो सकता है, तो कोई भी आम इंसान भी अपनी सच बात नहीं रखेगा।
मतलब सरकार के खिलाफ या पुलिस के खिलाफ कोई सच बात, कोई सही मामला सामने आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये डर का माहौल बहुत बुरी तरह से फैलाया जा रहा है, और ये साफ पब्लिक देख रही है कि इस तरह से। हाँ, नहीं ठीक है, मैं आगे भी पहुंच रहा हूँ, लेकिन जो दर्शक हैं अगर वो कमेंट लिख रहे हैं तो थोड़ा शॉर्ट लिखिए। शॉर्ट कमेंट को हम यहाँ दिखा भी सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा कमेंट जो अभिजीत एन ने लिखा है, ये बड़ा मुश्किल है मुझे यहाँ पर दिखाने का। संजय जी, क्या बिना वारंट के गिरफ्तारी हो जाती है क्या? संजय भाई, एक छोटा सा, फिल्म भी होता है ना, कि क्या वारंट लाए हो क्या? संजय जी, बिना वारंट की गिरफ्तारी हो जाती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा कहना इसमें यह है, जैसा सभी लोगों ने कहा कि ये जो सुबह से जो वीडियो चल रहा है इसमें मैं देख रहा हूँ कि ये प्री प्लान भी है और मैलिशियस इंटेंशन से भी है। यानी उसको होता क्या है कि किसी को ये नहीं दिखाना कि उसको गिरफ्तार करना, उतना बड़ा केस नहीं होता, लेकिन ये दिखाना होता है कि भय इसमें आ जाए और इसके साथियों में या इस तरह के लोग जो उसमें भय आ जाए। तो उसमें ये भी, तो उसमें इस तरह की एक्टिविटीज होती हैं। यानी कि अगर आप देखें कि मैं यूपी की बात करता हूँ, तो यूपी में जिस प्रकार से और मकान तोड़े गए अपराधी के, या वो कोई भी और नियम नहीं कहता, पुलिस का मैनुअल नहीं कहता, वो कहता है कि उसका मकान गाड़ी में लगा दो, मकान तोड़ दो। तो ये क्या होता है कि भय पैदा करने की चीजें होती हैं। अगर आप कोई मुकदमा होता है, ये कोई भी ऐसी चीज होती है, अब जैसे इन्होंने कहा कि 2018 में एफआईआर उसमें लगा दी गई और उसमें प्रोटेस्ट डली रिपोर्ट, क्योंकि प्रोटेस्ट डली होगी तभी वो आगे आया। और उसके बाद अगर आपको करना था तो आप उसको आप इतने बड़े आदमी को या इतना बड़ा उसमें सम्मन भेज सकते हैं। सम्मन नहीं जाएगा तो नॉन बेलेबल जाएगा, फिर बेलेबल जाएगा, बेलेबल जाएगा, फिर नॉन बेलेबल जाएगा। और वो ऐसा अपराधी नहीं है कि वो कहीं भाग जाएगा या किसी को थ्रेट करेगा। वो तो इसके और तरीके हो सकते हैं। सुबह जाकर एक अपराधी की तरह, यानी जैसे लादेन मारा था, आपको ध्यान होगा, अमेरिका ने तो बिल्कुल इस तरह की कार्रवाई की है। मुझे लगता है कि ये मैलिशियस इंटेंशन से हुआ है। ठीक है, लेकिन संजय जी, अब एक और कानूनी पहलू मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या अर्णव गोस्वामी पुलिस की पूरी कार्य प्रणाली, जिस तरीके से पुलिस ने गिरफ्तार किया और जिस तरीके से एक तरीके से थ्रेट किया, मैं कहता हूं घुसपैठ किया, इसके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई पुलिस पर हो सकती है अगर उनके वकील इस काम को करते हैं तो? नहीं, अब जैसे और निश्चित रूप से होगी, क्योंकि वो हाई कोर्ट भी जाएंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। और अभी जिनको जुडिशियल जो कस्टडी है वो कब मिलती है, क्यों नहीं पेश, पता नहीं पेश किया नहीं किया, मुझे अभी तक मैं अपडेट नहीं, क्योंकि मैं भी कहीं कचहरी में ही था। तो उनको जल्दी से जल्द, अब वो चाहेंगे कि वो 24 घंटे का समय है तो वो कल उनको पेश करें और ना भी करें। और तो ये सारी चीजें देखनी होगी और उसको उनको जाना चाहिए, हाई कोर्ट जाना चाहिए। जिस तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया है, वो अगर उसमें से ये सारी चीजें मैंने बताई कुछ गड़बड़ है तो उनको जाना चाहिए। और मैं निश्चित कहता हूं कि उनको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट देगा। एक आखिरी सवाल, तमाम मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट जो है, माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है, वो स्वतः संज्ञान ले लेता है, हर एक मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लेता है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या ऐसे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर जो ये एक तरीके का बलात् हुआ है, एक तरीके से उस पर इतना बड़ा अत्याचार हुआ, उसको खत्म करने की जो कोशिश है, आप इसे क्या सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए? एज ए एडवोकेट मैं आपसे जानना चाहता हूं जी। दो चीजें इसमें है, एक तो हाँ मैं दो चीजें इसमें है। एक तो आप इसको दो तरीके से हम लोग देख रहे हैं। पहला जो देख रहे हैं वो ये है कि कहीं जो जुडिशियल सिस्टम है हमारा, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कहीं छेद तो नहीं करा, एक तो ये है। और दूसरा दूसरा जो बड़ा पक्ष है जो इसके लिए नाम जुड़ा हो, वो है पत्रकारिता पे, और पत्रकारिता की जो स्वतंत्रता है या उसको कहने का पक्ष लाने का वक्त है, वो किसी तरह का कर रहा हो बात अलग है, उस पर उसको दबाव डालने की क्षमता। मुझे लगता है कि पहला वाला पक्ष ज्यादा बड़ा है, वो दूसरा वाला पक्ष ज्यादा बड़ा है। अगर हमें लगता है कि किसी के पक्ष में या किसी भी तरीके से पत्रकारिता करने पर अगर हमला हो रहा है, तो मैं चाहूंगा कि कम से कम हाईकोर्ट तो वहां संज्ञान ले ले। सुप्रीम कोर्ट से आई की बात, हाईकोर्ट संज्ञान ले ले, हाईकोर्ट भी संज्ञान ले सकता है। हाईकोर्ट को कम से कम संज्ञान लेना चाहिए। मैं आपकी बात को बिल्कुल बेहतर और बढ़िया समझ रहा हूं, लेकिन मैं अब पीयूष जी के पास पहुंच रहा हूं। पीयूष जी, आपकी तो उम्र हो गई सर, मैं आपको एक बार नमस्कार करता हूं इसी बात पर। लेकिन पीयूष जी, मैंने एक शेर सुना था जब मैंने मतलब एक दो पंक्तियां सुनी थी जब मैंने जर्नलिज्म स्टार्ट किया था, जनसत्ता जैसे अखबार में, जनसत्ता का नाम था। मैंने सुना था कि न खींचो मयानों को
है ना ना तलवार निकालो, अगर तोप हो मुकाबिल तो अखबार निकालो। तो ये सारी चीजें तो अब धराशायी हो गई, ये सारी चीजें तो अब खत्म हो गई। मुझे लगता है ये 2020 का समय, अब तो सरकार अगर चाहेगी आपको, आपने उसके विरोध में लिखा, आपका एनकाउंटर हो जाएगा, आपको मार दिया जाएगा, आपकी कंपनी बंद हो जाएगी। फिर ये सच कैसे होगा, जर्नलिज्म कैसे होगा? क्या चाटुकारिता की ही जर्नलिज्म बचेगी सरकार के विरोध में? अब मुझे बताइए, कांग्रेस के विरोध में लिखेंगे तो कांग्रेस के 4 राज्यों में सरकार है, कोई एफआईआर करा देगा, आपको उठा लेगा। बीजेपी के विरोध में लिखेंगे तो बीजेपी सेंट्रल में है, 5 राज्यों में, वो उठा के एफआईआर करवा देगी। समाजवादी के विरोध में लिखेंगे तो उनकी कहीं सरकार बन जाएगी तो वो आपको उठा के जेल में बंद करा देंगे। करेंगे क्या? मूंगफली का धंधा खोल लें, ठंडियां आ रही है मुझे लगता है पीयूष जी। नहीं, अगर आप पत्रकारिता करना चाहते हैं वाकई तो आप कर सकते हैं। उसके लिए फिर आपको अपनी आकांक्षाएं, अपनी इच्छाएं और बड़े बड़े घर, बड़ी गाड़ियां, इन सब का लोभ जो है वो बंद करना पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि जब आपने जनसत्ता ज्वाइन किया था तो उस टाइम वो भी समय था, और हमारे टाइम में तो था कि पत्रकार एक मिशन होती पत्रकारिता, और पत्रकार अपनी इकोनॉमिक वेलबींग का नहीं सोचता था, वो इस पत्रकारिता का जो मिशन है उसके लिए सोचा करता था। बाद में क्या हुआ देखिए आप, किस तरह से जो है, जब लिबरलाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ, कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ मीडिया का, पैसे का वर्चस्व बढ़ा, तनख्वाहें बढ़ी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, तो पहला पत्रकार जो आता है उसको लगता है कि नहीं, मुझे भी गाड़ी में चलना चाहिए, मेरा भी एक मकान होना चाहिए दिल्ली में। तो ये जब आप करेंगे तो आप दलाली करना शुरू कर देंगे। आप इस जो सत्ता वाली पार्टी है उसके पक्ष में या दूसरी पार्टी किसी के पक्ष में नहीं। तो आपका पीयूष सर, आपका मानना है कि पिछले के पत्रकार दलाली कर रहे थे इसीलिए उनके पास घर है, क्योंकि सैलरी तो 20-30 हजार रुपए थी और लाखों रुपए के उनके पास मकान है, करोड़ रुपए की कोठियां हैं दिल्ली में। तो आप कह रहे हैं कि पिछले पत्रकार दलाली कर रहे थे? नहीं, क्लियर कट बात तो यही हुई। निश्चित रूप से जो अगर करोड़ों की कोठियां रख रहे हैं तो निश्चित रूप से वो पत्रकारिता के अलावा भी बहुत कुछ कर रहे थे, बहुत कुछ कर रहे थे। हाँ, दलाली कर रहे थे। में प्लॉट को मिलता रहा, वो क्या हुआ था? नहीं, ठीक है, एक मिनट अनिरुद्ध भाई, मैं जरा पीयूष जी से एक सवाल पूछ रहा हूं। जब वसुंधरा में कैसे आया था? ठीक है अनिरुद्ध भाई, ठीक है, प्लीज पीयूष जी। डबल मीनिंग नहीं, डबल मीनिंग नहीं, मैं उन्हीं के सवाल पूछ रहा हूँ ना, जरा मुझे समय तो दीजिए। पीयूष सर, मतलब वो जो पत्रकार हैं, एक पत्रकार है सर, मैंने सुना है कि उनका लुटियन जोन में 450-500 करोड़ रुपए का बंगला है। 450-500 करोड़ रुपए का बंगला है सर। तो आप ये मानते हैं कि वो दलाली से ही आया होगा? मुझे नहीं लगता कि तेल के कुएं उनके होंगे सऊदी में, या फिर पश्चिम बिहार दिल्ली में तेल का कुआं होगा। निश्चित रूप से एक पत्रकार को अगर मान लीजिए, मतलब मान लीजिए अगर 1 लाख रुपया भी मिलता हो तो भी वो करोड़ों की संपत्ति नहीं जुटा सकता है। ये बिल्कुल सही। तो निश्चित रूप से जो है कि जिनके पास भी इस तरह की संपत्तियां हैं वो उन्होंने दलाली की है निश्चित रूप से। पहले जो है छुप के होती थी, मुझे याद है पहले छुप के होती थी, आपको बहुत देर में पता लगता था कि ये जो आपका साथी है पत्रकार ये भी धंधे करता है। अब ये है ओपन हो गया है, अब ओपन हो रहा है। अब आप देखिए वही रजत शर्मा जी जो है, आज जो है वो जो है पत्रकार है, लेकिन वो क्या है कि रामदेव के साथ जो है पार्टनर भी है, वो जो अभी रुचि वाली कंपनी खरीदी है, तो बकायदा वहां पार्टनरशिप है वहां। तो आप धंधे भी कर रहे हैं, किसी ने उस सत्ता वाली जो पार्टी है उसके साथ आप अपनी नजदीकी बनाते हैं ताकि आपको वहां से फायदे मिले। तो पत्रकारिता, लेकिन अभी हो रही पत्रकारिता जो हो रही है वो हो रही है वेब में, हो रही है सोशल मीडिया में, हो रही है। जो वाकई पत्रकारिता कर रहे हैं वो अपने स्तर पे कर रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया में अब पत्रकारिता का स्कोप बहुत कम हो गया है, क्योंकि या तो आप इधर की कर रहे हैं या आप उधर की कर रहे हैं। हाँ, बीच की नहीं कर रहे। हाँ, बीच की नहीं कर रही है आपने, बिल्कुल बहुत बढ़िया। नहीं, बिल्कुल बढ़िया, आप बीच की नहीं कर रहे हैं। वैसे कोई भी पत्रकारिता जो है निष्पक्ष नहीं होती पूरी तरीके से, लेकिन बहुत कुछ बीच की हो सकती है, बीच की होती है पत्रकारिता। ठीक है सुजीत जी, ठीक है पीयूष सर, मैं आता हूँ। सुजीत जी 1 मिनट आपको दे रहा हूँ। जो बात पीयूष सर कह रहे हैं उस बात को आप कितना मानते हैं, फिर मैं कांग्रेस बीजेपी की तरफ चलूंगा। जी सुजीत जी। हाँ, नहीं सही कह रहे हैं वो, सही बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं तो एक पत्रकार है, मैं तो इस तरह से नहीं कहता हूं, मैं तो नाम लेके कहता हूं। 2005 की मैंने बात की, 2005 में CNN IBN शुरू होता है और राघव बहल राजदीप सरदेसाई को मंथली 10 लाख का पैकेज
पंचशील एनक्लेव में घर, एक मर्सिडीज गाड़ी का एक ऑफर देते हैं, और उसके बाद आगे चलकर CNN IBN से राजदीप सरदेसाई निकल जाते हैं, लेकिन उनकी तो सुरखाब के पर होंगे ना, सुरखाब के पर सर, कैसे मैंने सुना है, मैंने कहीं पढ़ा था, तो वो सुरखाब के कुछ पर होते हैं, वो जिन पे लग जाते हैं वो बहुत ऊंचा उठते हैं और बहुत ऊंचा उड़ते हैं, तो शायद मुझे लगता है होगा उनके ऊपर वो पर उनके पास होंगे। हाँ भाई। नहीं तो इसके अलावा भी आप साफ साफ भ्रष्टाचार का केस देखिए ना, और इसी पर लोग जो मतलब भाजपा के समर्थक हैं वो भी भाजपा को कहते हैं कि आप सत्ता में तो आ जाते हैं, हमेशा विपक्ष में नहीं आते, क्योंकि किस तरह सत्ता चलाया जाता है। आप देखिए भास्कर घोष जो डायरेक्टर जनरल होता है प्रसार भारती का, एनडीटीवी दूरदर्शन का ही फुटेज उठाकर वर्ल्ड दिस वीक बनाता है और दूरदर्शन को बिल भेज देता है, और भास्कर घोष उसको पास कर देते हैं जो राजदीप सरदेसाई के ससुर लगते हैं। ठीक है, तो ये तो साफ साफ भ्रष्टाचार का केस है। तो जो कोई करता नहीं है, और भाजपा पता नहीं इस पर क्यों इंक्वायरी नहीं करती, जो कितने सारे मनी लॉन्ड्रिंग के केस एनडीटीवी के खिलाफ हैं और अभी तक कोई भी केस कंक्लूजन तक नहीं पहुंचा है, तो पता नहीं कर क्या रहे हैं, ये ट्विटर योद्धा ही रह जाते हैं ट्विटर पे ही। सही कह रहे हैं। इसके अलावा आपने मुझे संक्षेप में उत्तर देने के लिए कहा, लेकिन भाजपा के खिलाफ लंबी चौड़ी फहरिस्त है, जब आप समय देंगे तो मैं कहूंगा। ठीक है, एक मिनट जरा। अनिरुद्ध जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, फिर मैं चंद्रमोहन जी के पास जाऊंगा। अनिरुद्ध भाई देखिए, यहाँ पे पीयूष जी मेरे से सीनियर हैं और उन्होंने जनसत्ता की बात की। जनसत्ता पेपर में जब राम बहादुर राय जी हुआ करते थे, जनसत्ता के संपादक प्रभास जोशी जी से पहले थे या बाद में थे, जब ये भाजपा की सरकार 2003-2004 में 2003-2004 में राम बहादुर राय जी संघ के प्रचारक थे, सारी चीजें थी, लेकिन कभी कभी वो सरकार की बड़ी तीखी आलोचना लिखते थे, और उससे हमें लगता है पीयूष जी को पता भी होगा कि वो सरकार उस टाइम असहज भी महसूस करती थी। देखिए, आलोचनाएं होनी चाहिए, आलोचना से कोई भागता नहीं है। क्या रवीश कुमार भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करते कोई भागता है? नहीं भागता। क्या राजदीप सरदेसाई आलोचना करते कोई भागता है? नहीं भागता। लेकिन आप अगर किसी चीज को क्रिमिनलाइजेशन में कर देते हैं, बेंडेटा में कर देते हैं, तो चर्चा वहां उठती है। और कांग्रेस के मुंह से लोकतंत्र इसलिए शोभा देता है कि रचित जी ने बिल्कुल सही बात की कि जब वो गाने बजाने से बंद कर दिए थे और वहां पे बैन कर दिया गया था, तो सारी चीजें क्या है कि उस टाइम पे इनके मुंह से शोभा नहीं देती है। और ये लोग वही कहते हैं कि सोनिया गांधी का नाम लिया गया, पुराना नाम लिया गया तो उनका अपमान हो गया। अपमान काहे हो गया? क्यों आप छुपा रहे हैं? भाई पुराना नाम था। मेरा अगर नाम निक नेम कोई ले रहा उससे क्या जाता है? बात ये कि लोकतांत्रिक मूल्यों की लोग रक्षा नहीं कर सकते हैं, और ये लोगों ने बनाया कर लेते हैं। अरे साहब लोग कर लेते हैं। जी जो बता रहे हैं कि इन लोगों ने पॉलिटिकल हर जगह देखिए, चाहे जहां पे देखिए हर जगह, चाहे ये राहुल कंवल हो, चाहे राजदीप सरदेसाई हो, चाहे रवीश कुमार हो, चाहे बरखा दत्त, कैसे सेटिंग होती थी बरखा दत्त के साथ में? अच्छा, मंत्री ऊपर वाला बनेगा, नीचे वाला बनेगा, यहाँ वाला बनेगा, वहां वाला बनेगा। अच्छा, ये वाली न्यूज कहाँ चलेगी? इंडिया टुडे के फ्रंट लाइन में चलेगी या हिंदू में चलेगी? ये सारी चीजें करती है। क्या कर लिया भारतीय जनता पार्टी? सुजीत जी ने 8 बजे के डिबेट में, 5 बजे के डिबेट में, अनुरुद्ध एक मिनट, एक शब्द का इस्तेमाल किया था, मैं उनसे वो शब्द उधार ले रहा हूं। आप लोगों ने क्या उखाड़ लिया? ये सुजीत जी वाला मैं शब्द उनसे उधार लेकर इस्तेमाल कर रहा हूं। देखिए बात उखाड़ने, लोकतंत्र में उखाड़ा नहीं जाता है, लेकिन जब किसी की कुर्सी उखड़ने लगती है तो बहुत लोगों के दिल पे सांप लौटने लगते हैं। लोगों को घटना याद होगी, हमें लगता है पीयूष जी को, सुरजीत जी को बहुत अच्छे से याद होगी। एनटी रामाराव की जब सरकार गई थी, लोग याद है, वो भी समय याद करके रख लें। लोगों को वो समय याद करके रखे रहना चाहिए, तब लोग लोकतंत्र की दुहाई नहीं देंगे। तो एक बात सुनिए ना, सुनिए अनिरुद्ध जी, मुझे लगता है देश के प्रधानमंत्री आप ही की पार्टी से आते हैं, गृह मंत्री भी आप ही की पार्टी से आते हैं, और हमारे लिए आदरणीय है। महाराज की सरकार को भंग कर दीजिए, हटा दीजिए। आपको लग रहा अलोकतांत्रिक है? श्रीकांत भाई, लग रहा ऐसे कुपित करने वाले की सरकार अपने आप जाएगी, आप देखते रहिए। बस कुछ दिन के मेहमान है, मैं यहाँ आप बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड करके रखे रहिए। कुछ दिन का 5 से 6 के डिबेट में आऊंगा, तब जैनेंद्र भाई भी नहीं बोलने वाले हैं क्या? और पीयूष जी विधायकों को खरीदने वाले हैं क्या दोबारा से? जैनेंद्र का सवाल है, जैनेंद्र सवाल पूछ रहे हैं, विधायक खरीद रहे हैं क्या? विधायकों को खरीदने वाले हैं क्या? अभी तक खरीद फरोख्त शुरू हो गई है, रहेंगे ही नहीं शिवसेना के साथ। अभी देने दीजिए जवाब। देख के 2/3 विधायक शिवसेना को छूटेंगे। शरद पवार जी का हाल आपने देखा, कांग्रेस के विधायक जाएंगे कहाँ जाएंगे राम जाने, लेकिन ये सरकारें ज्यादा दिन रहने वाली नहीं है। ठीक है, चंद्रमोहन जी, देखिए, तो श्रीकांत जी
बड़ी तसल्ली से एक बात तो जवाब देने दीजिएगा और किसी को डिस्टर्ब मत करने दीजिएगा। मैंने बड़ी तसल्ली से सुना है कि आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक किसी पार्टी एक पार्टी का नहीं है, ये राष्ट्रवाद का मुद्दा है। अब देखिए, राष्ट्रवाद से शुरू करता हूं। मेरे मित्र अनिरुद्ध जी ने एक स्टार्टिंग पे जो वक्तव्य पीछे उन्होंने राष्ट्रवाद बोल रहे थे कि राष्ट्रवाद लोग पे कुछ हो जाता है, यानी जो राष्ट्रवाद भाजपा के फेवर में बोले वो राष्ट्रवाद। मेरी 51 साल की उम्र होगी, मेरी सारी फैमिली फ्रीडम फाइटर में रही है। मैं आज अगर आज कांग्रेस के फेवर हूं तो मैं राष्ट्रवाद नहीं हूं। मेरे फोर दादा सेना के अंदर रह के बलिदान दे दिया, मैं राष्ट्रवाद नहीं, क्योंकि मैं बीजेपी का अगेंस्ट बोलता हूं। ऐसा राष्ट्रवाद आज बीजेपी ने पिछले 6 सालों में दे दिया। जो उनके पुराने जो नेता थे, जो पुराने प्राइम मिनिस्टर बनकर रहे थे, उनको भी राष्ट्रवाद नहीं आता था, भले ही चाहे उन्होंने बीजेपी को सींच के इतना बड़ा कर दिया हो। लेकिन जो आज बीजेपी सींची है ना, वो बेसिकली असली राष्ट्रवाद पे छिपी है कि चमचागिरी करो, चमचागिरी को बोलो। आप मेरे फेवर में बोलोगे तो राष्ट्रवाद, जो मेरे फेवर में नहीं बोलेगा तो वो राष्ट्रवाद नहीं। पत्रकारिता के ऊपर हमला हुआ है, मैं भी विरोध कर रहा हूं इस बात का कि पत्रकारिता पे विरोध हमला हुआ है। लेकिन किस पत्रकारिता पे विरोध हमला हुआ है? जो पत्रकार और जो पत्रकारिता चैनल चाटुकर्ता के ऊपर आपके साथ खड़ा है। अरे आप 4 चैनलों के नाम गिनवा रहे हो, 4 पत्रकारिता के नाम गिनवा रहे हो, अगर वो गलत है तो उस पर कार्रवाई करिए। और अरे सुन लीजिए ना, बदल लीजिए। मैंने आधे घंटे डिबेट बड़ी आराम से सुनी है, मैंने आधे घंटे बड़ी तसल्ली से डिबेट सुनी है। ठीक है अनिरुद्ध भाई, मैंने आधे घंटे तसल्ली से डिबेट सुनी है। अरे एक मिनट अनिरुद्ध भाई, एक मिनट सुना है साहब, वही बात है, बोलने तो दीजिए अहमद जी, अभी तो मिर्चें लगी हैं, थोड़ा तसल्ली से जवाब दे दीजिएगा। समय नहीं है। 2000 देखिए 2000 मेरा एक सवाल है, अब इसी तरीके से 2G स्पेक्ट्रम वाली और वो नीरा राडिया वाले केस की फाइल खुलती है, मान लीजिए, ठीक है, अगर खुलती है और बरखा दत्त, राजदीप, वीर सांघवी, इन तमाम लोगों को अगर पुलिस पकड़ती है, डिटेन करती है, तो छाती तो नहीं पीटेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा आप जवाब दे दीजिएगा। बिल्कुल देखिए, 2014 में जो सरकार आई थी, वो सरकार ने सबसे पहले सोनिया गांधी जी का नाम लिया। उस सरकार ने 70 साल की दवाइयों का नाम लिया। जो सरकार आई उसने देश के अंदर भ्रष्टाचार का नाम लिया। जो सरकार आई उसने देश के अंदर और बहुत सारे टॉपिक का नाम लिया, वो मैं यहां नहीं लूंगा। लेकिन कितने चैनल पनप रहे हैं। अब पीयूष पंत जी सबसे सीनियर पत्रकार हैं, आज वो किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करते। अगर पीयूष पंत जी सही बात कह देते हैं तो वो भाजपा के टारगेट पे आ जाते हैं। अगर पीयूष पंत जी न्यूट्रल बात करेंगे तो भी उनके टारगेट में आ जाएंगे। अगर पीयूष पंत जी उनकी बढ़ाई करेंगे तो वो फिर टारगेट आएंगे। अब मेरे आप एक मिनट, अभी मेरा श्रीकांत जी जवाब तो देने जी ने पूरा। अब देखिए, अगर कार्रवाई सरकार को पूरी करनी है तो सरकार को मना कौन कर रहा है? जो सरकार रात के अंधेरे में और दिन के उजाले के अंदर एलजी का सहारा लेके सरकार के अंदर मुख्यमंत्री बना देती है और उप मुख्यमंत्री के सारे केस का सौदा कर लेती है, और उसके बाद वो लोकतंत्र की दवाई देती है। और लोकतंत्र के अनिरुद्ध जी सुनने का मादा रखिए करिएगा यार, सुनने की मादा रखिए, जो सुनने का मादा रखिए। मैं बता रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। मेरे पास समय है, लोकतंत्र की सही दवाई कांग्रेस से ही मिल सकती है, आपसे, आप लोगों से नहीं मिल सकती। जो लोग अंग्रेजों की गुलामी करते हुए, अंग्रेजों की गुलामी के अंदर अंग्रेजों के फेवर में वो देते रहे, वो लोकतंत्र क्या जाने। जो लोकतंत्र को बनाने में जिन्होंने साथ नहीं दिया, वो लोकतंत्र को क्या जाने। जरा सी बात के ऊपर जो उछल जाए वो लोकतंत्र को क्या जाने। जिन्होंने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी, वो लोकतंत्र को क्या। ठीक है जैनेंद्र, हाँ बोलिए, अपना पक्ष रखिए जल्दी, फटाफट, समय नहीं। आपने क्या पूछा? मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो बात मैं चंद्रमोहन जी से सवाल पूछ रहा था वो आपसे सवाल पूछ रहा हूं। आपने 50 फहरिस्त गिना दी। अब एनडीटीवी की फाइल पड़ी हुई है पीएमओ के पास और तमाम ऐसे ईडी के केसेस चल रहे हैं। कल की डेट में अगर एनडीटीवी पर शिकंजा कसा जाता है और प्रणव राय और एनडीटीवी बंद होता है, ब्लैकआउट होता है, एक दिन का ब्लैकआउट हुआ था, अगर वो ब्लैकआउट होता तो आपके सीने में दर्द तो नहीं होगा? नहीं, देखिए आप दो चीजों को नहीं होगा कि नहीं, हाँ या ना, ये बताओ। देखो ये होगा, मत बुला करो। हाँ। देखिए एनडीटीवी के प्रणव राय हो गए, चाहे रिपब्लिक भारत के अर्नब गोस्वामी हो गए, ये लोग पत्रकार कम उद्योगपति ज्यादा है, ठीक है। अच्छा। आप पत्रकारिता का पर हमला और उद्योगपति पर हमला दो अलग अलग चीजें हैं।
जो उनके ऊपर केस चल रहे हैं वो पत्रकारिता के लिए नहीं है, वो केस चल रहे हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग या किसी और चीज के लिए, वो उनके उद्योग जगत से जुड़े हुए केस चल रहे हैं। वापसी हो गई आपको लग रहा है मुझे। पत्रकारिता के लिए अगर आपको देखना है तो मैंने आपको सारे नाम बताए, उन लोगों के ऊपर पत्रकारिता करने के लिए केस हुए। अर्नब गोस्वामी का केस पत्रकारिता के लिए नहीं है जो आप कह रहे हैं। अर्नब गोस्वामी का केस क्रिमिनल केस है, आत्महत्या के लिए उकसाने का केस है। तो अच्छा, आपको एफआईआर होती है कि नहीं, करना पड़ेगा। समन दिया जाता है कि नहीं, समन दिया जाता है कि नहीं, वारंट दिया जाता है कि नहीं, और उसी केस में 2 लोगों को पहले आपने कहना क्या चाहते हो भाई? जैसे अभी हमारे जो माननीय जो वकील साहब थे उन्होंने बताया कि इसमें ऐसे ऐसे हो सकता है, लेकिन देखना पड़ेगा क्या होगा। ठीक है, ये एक वो केस है जो भाजपा की सरकार के समय में पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट लगा दी थी। किसके कहने पे पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट लगा के केस को बंद किया? भाजपा के समय में। और उसी केस को अगर रीओपन भी किया है तो अब ये प्रोसेस है, ये तो अब वकील साहब ज्यादा अच्छी तरह से बता पाएंगे कि क्या है। ठीक है, जैनेंद्र जी की शंकाओं का जरा समाधान कीजिए। आपके पास बहुत सारे नुक्से होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, जरा उनकी शंकाओं का समाधान कीजिए प्लीज। जी पहले तो मैं चंद्रमोहन भाई की बात पर टिप्पणी करना चाहूंगा। वो कांग्रेस पार्टी जिसकी स्थापना एक अंग्रेज ने की थी, जो लोकतंत्र के सबसे बड़े दुश्मन थे, जो इंपीरियलिज्म हमारे देश को जिन्होंने गुलाम बनाया, उस व्यक्ति द्वारा संस्थापित की गई पार्टी लोकतंत्र की दुहाई दे रही। अगर मैं दोनों का एक इक्विवेलेंस लेने लगूं, आज की पत्रकारिता की बात कर रहे हैं, तो अगर 1947 से पहले की बात कहें तो वो गांधी नेहरू जो जेल के नाम पर 5 स्टार में समय बिताते थे, वो राष्ट्रभक्त और वो स्वतंत्रता सेनानी कहलाते हैं। और वो वीर सावरकर जिनको सेलुलर जेल में डाला जाता है, 2 उम्र कैद की सजा दी जाती है, उनको बोला जाता है कि वो देशभक्त नहीं है। तो आज भी पत्रकारिता में वही हो रहा है। कह रहे हैं कि राजदीप बरखा और ये जो 450 करोड़ वाले बंगलों वाले जो लोग हैं वो असली पत्रकार हैं, राष्ट्रवादी हैं, और बाकी जो लोग हैं वो एक पर्टिकुलर पार्टी के सदस्य हैं। लेकिन मैं कहता हूं भाजपा की स्थिति आज कांग्रेस से भी ज्यादा बुरी है, क्योंकि कांग्रेस के पास सीधा सवाल है कि आपने क्या कर लिया अगर इन लोगों ने गलत किया था। हाँ, सुजीत जी वाली बात मैंने कही भी। ठीक है, फाइनल रिमार्क मीना व्यास पटेल, फाइनल रिमार्क। जी बिल्कुल श्रीकांत जी, मैं फाइनल यही कहना चाहती हूँ कि ये जो माहौल आजकल बन रहा है और जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार और पुलिस डिपार्टमेंट की एक के बाद एक जो स्थिति देख रहे हैं, मानसिकता देख रहे हैं, तो उसे डर का माहौल बन रहा है। और उनकी जो सिस्टम है उसके ऊपर पब्लिक भी सवाल कर रही है कि इस तरह से नहीं होता है, उसको सिस्टम से काम करना चाहिए, इस तरह से अटैक करके काम नहीं करना चाहिए। हाँ ठीक है, संजय भाई, संजय कश्यप साहब, संजय भाई फाइनल रिमार्क। अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को, अनम्यूट कीजिए और फाइनल रिमार्क दीजिए। जी बोलिए, जी संजय भाई बोलिए। संजय कश्यप जी आवाज आ रही है आपको? सुनाई नहीं दिया मुझे, बोलिए दोबारा। मैं कह रहा हूँ फाइनल रिमार्क दीजिए अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो। हाँ नहीं, फाइनल रिमार्क सिर्फ यही है कि जो पत्रकारिता पर इस प्रकार से जैसा आज हुआ है और ये जो मैटर है इसको जुडिशियल, मैंने कहा ना, क्रिमिनल सिस्टम में एक तरह से देखा जाना चाहिए कि सिस्टम फेल हो गया है और फेल करने वाला जो है वो राज्य सरकार है। तो राज्य सरकार का जो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, उसको कम से कम एक नोटिस तो जारी करना चाहिए कि भाई क्या आपने इसमें जुडिशियल सिस्टम जो है वो फॉलो किया, या सीआरपीसी को फॉलो किया, और नहीं किया तो फिर इसको उस हायर मोरल बैकग्राउंड पे, उस ग्राउंड पे जाना चाहिए कि आप पत्रकारिता को डरा रहे हैं, पत्रकार लोगों को बोलने से डरा रहे हैं, अभिव्यक्ति का हनन कर रहे हैं आप, आजादी का, अभिव्यक्ति की आजादी का हनन है, पत्रकारिता के ऊपर एक कुठारघात है। सुजीत जी फाइनल रिमार्क दीजिए। अगर इसमें सिस्टम है तो जो मैंने कहा कि भाजपा सत्ता में भी आती है तो पावर में नहीं आती है, तो एक दो बहुत ही छोटे छोटे संक्षेप में मैं उदाहरण दूंगा कि जब राफाल का मुद्दा उठाया कांग्रेस ने, तो कांग्रेस का पक्ष मजबूत करने के लिए हिंदू के एन राम ने एक स्टोरी चलाई कि डिफेंस मिनिस्ट्री में ये फाइल चल रही है और उसमें एक कार्यपालिका के एक सदस्य ने, एक ब्यूरोक्रेट ने एक रिमार्क दिया है
कि पीएमओ इसमें इंटरफियर कर रहा है, ठीक है। उसके नीचे स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर एक रिमार्क लिखते हैं कि ये बहुत संवेदनशील डील है, इसलिए फ्रेंच प्रेसिडेंट भी इसको मॉनिटर कर रहा है और पीएमओ भी मॉनिटर कर रहा है। एनराम क्या करते हैं कि जो नीचे स्क्रिबल किया हुआ नोट है मनोहर पर्रिकर का, उसको ढक देते हैं और बाकी वाला हिस्सा जो कागज का है वो छाप देते हैं, और आज भी वो फ्रॉड के केस में अंदर नहीं गए हैं। तो यही मैं भाजपा को कहना चाहता हूं कि इस तरह के फ्रॉड्स को भी आपने कल वाला शब्द जी कल जो शब्द इस्तेमाल किया था, हाँ जी जी, तो इसी तरह से सिद्धार्थ वरदराजन जो है, एक यंग लड़की को जो अभी भी पत्रकारिता सीख रही है, कभी बिजनेस बीट में रही नहीं है, उससे वो एक लेख लिखवाते हैं जय शाह के बारे में, अमित शाह के बेटे के बारे में, ठीक है। और वहां पर जो कंपनी का टर्नओवर होता है उसको वो प्रॉफिट बताती है। मतलब इतनी महामूर्ख है वो कि उसको टर्नओवर और प्रॉफिट में अंतर नहीं पता है। वो भी आज खुला घूम रहा है, खुले सांड की तरह सिद्धार्थ वरदराजन घूम रहा है। ठीक है सुजीत जी, मेरे पास समय नहीं है। हाँ, यही एक आखिरी उदाहरण 2015 में, जबकि मोदी सरकार को 1 साल हो गया था, मैंने दूरदर्शन पे एक स्टोरी की थी कि अभी भी दूरदर्शन के अंदर आनंद शर्मा, मनीष तिवारी और लालू यादव के कैंडिडेट्स काम करते हैं, जो कि सरकारी चैनल पर ऑपोजिशन का व्यू पॉइंट रखते हैं, ठीक है। तो कितना सुस्त है और कितना बेकार, मतलब भाजपा का। लेकिन ठीक है सर, मेरे पास समय नहीं है, प्लीज, मेरे पास समय नहीं है, लेकिन एक बात तो क्लियर है, आज का दिन इतिहास में काले अध्याय के तौर पर लिखा जाएगा, और पत्रकारिता, देश की पत्रकारिता इस मुद्दे को हमेशा याद रखेगी कि किस तरीके से एक राज्य सरकार में अपनी रंजिशों के चक्कर में एक पत्रकार को, एक एडिटर चीफ को, भले उसकी पत्रकारिता से हम लोग इत्तेफाक रखे ना रखे, लेकिन उस पर किस तरीके से घृणित कार्य या उसको किस तरीके से टॉर्चर किया गया और उसको बिना सम्मान के उठाया गया। बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का साथ जुड़ने के लिए, उस मुद्दे पर बहस करने के लिए। फिर कल मिलूंगा मैं। जय हिंद। जय हिंद।